आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भागवत कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 करेंगे। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये निबंध विधा है, निबंध लिखा है उन्होंने, हास्य व्यंग है इसके अंदर। और हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में हुआ था 1924 में, और इन्होंने इटारसी में अपनी पढ़ाई पूरी की और 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी उन्होंने, और सबको हिंदी जगत में बहुत पसंद आई थी। आप साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में भी व्यंग और निबंध लिखते थे। ये पहले किताबें चलती थी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, इसमें वो लेख लिखते थे। उनकी रचनाएं हैं निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। ये 2 कहानियाँ हैं। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये 2 उपन्यास हैं। व्यंग संग्रह में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र तथा विकलांग श्रद्धा का दौरा, ये इनकी रचनाएं हैं। और ये बहुत ही अच्छी कवि रचनाएं लिखते थे। इनकी रचनाओं में शोषण के विरुद्ध जागरूकता अभियान की तरह रहती थी इनकी जो लेखनी रहती थी वह। और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी, है ना, लापरवाही, नैतिकता, प्रशासनिक आदि सभी के ऊपर इन्होंने प्रहार किए हैं। इनकी जो भाषा शैली थी वह बहुत ही अद्भुत भाषा थी, व्यावहारिक भाषा थी और बोलचाल की जिंदा दिल फक्कड़पन वाली साधारण भाषा थी। इन्होंने तद्भव तत्सम देश शब्दों का भी प्रयोग किया है, मुहावरों का भी बहुत प्रयोग किया है इन्होंने अपनी लेखनी में। और इनकी जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक और उद्धरण वाली थी। साहित्य में इनका स्थान अपने आप में विशिष्ट है। इन्होंने बहुत सराहनीय योगदान दिया है ना, और ईमानदार और सहृदय मानवता वाले व्यक्ति थे ये। आपका हिंदी व्यंग्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद जी के फटे जूते में इन्होंने प्रेमचंद जो लेखक है हमारे मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में लिखा है। जो परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है इस पाठ में। अभी हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे, उसके पहले शब्दार्थ पढ़ लेंगे। उपहास, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, आग्रह, बार बार निवेदन करना, क्लेश, दुख, तगादा, तकाजा मतलब बार बार बोलना, तगादा लगाना, पनैया, देशी जूतियाँ, बिसरना, भूल जाना, नेम, नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद, फीता, जूते में जो बंद लगाते ना वो फीता, बेतरतीब, अव्यवस्थित, ठाठ, शान, बरकरार, बचाकर, दृष्टि, नज़र, पुरखे, पूर्वज, पस्त, शिथिल, हौसले, हिम्मत, सख्त, कठोर। और उसके बाद है बाजू मतलब बगल, गोदान मतलब गाय का दान। ये कुछ शब्दार्थ हैं। अब हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। जो मुंशी प्रेमचंद जी है जिनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। एक बार प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, धोती कुर्ता पहन के, है ना, दुबले पतले से थे। तो लेखक ने बोला कि जब वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो उनके पैरों पे नज़र गई, कैनवास के जूते पहने थे, है ना, और वो भी फटे हुए, उसमें से उनकी एक पैर की उंगली बाहर आ रही थी। तो लेखक ने कहा कि कम से कम तुम बेतरतीब रहते हो, अव्यवस्थित रहते हो, तो जूते तो कम से कम अच्छे से बांध लेना था आपको। फ़ोटो खिंचवाने के पहले जूते तो अच्छे पहन लेने थे। पोशाक नहीं बदली तो कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है, ना संकोच है ना। धोती नीचे कर देते तो भी पैर छुप जाता। फोटोग्राफर ने बोला रेडी प्लीज़, तो इतने में हंसने की कोशिश करी, मुस्कान लाने की, और फ़ोटो खिंचवाया और फिर थैंक यू कह दिया।
और अपनी विचित्र सी मुस्कान से के साथ। तब जैसे कि ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवा रहे थे, उनको फ़ोटो खिंचवाने में भी कोई रुचि नहीं थी, है ना। ये कैसा आदमी है जो फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचवा रहा है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग कर रहे हैं। फ़ोटो खिंचवाना ही था तो ठीक ठाक जूते पहन लेते या उनको छुपा लेते। और वो बोले कि मैं तो खिंचवाना नहीं चाहता था फ़ोटो, लेकिन उन्हें पत्नी के आग्रह पर कहा कि चलो खिंचवा लेते हैं। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जूता नहीं है। और उनकी आंखों में तीखा व्यंग भरा है। प्रेमचंद जी को फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हैं, पता नहीं उन्हें, नहीं तो जूते मांग लेते, किसी से मांग के ही काम चला लेते। उन्हें ध्यान आता होगा कि जूता हमेशा कीमती रहता है। जूतों पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर है। मतलब क्या है कि जूता महंगा है और टोपी कम में आ जाती है, और टोपी मान सम्मान का प्रतीक है ना। और जो लेखक है हरिशंकर परसाई बोल रहे हैं कि वैसे तो मेरा जूता भी कुछ अच्छा नहीं है, उसका भी पूरा तला घिसा हुआ है, लेकिन ऊपर से दिखने में अच्छा है। और मेरा जूता ऐसा है कि नीचे पैर घिसते हैं, चलते हैं ना वो, तो उनके पैर लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन बस उंगली बाहर नहीं निकलती है और ऊपर से ठाट बाट दिखते हैं। और जो प्रेमचंद जी थे उनका ऊपर से फटा जूता था, पूरा पैर बाहर निकलते थे, इसलिए सबको दिखाई पड़ जाता था कि इनका जूता पूरा फटा हुआ है ना। और तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर मेरा मजाक बना रहे हो। शायद चक्कर लगाते लगाते तुम्हारा जूता भी फट गया होगा, किसी सख्त चीज़ से ठोकर खा खा कर जूता फाड़ लिया होगा। तुम समझौता नहीं कर सके। जूते की निकली अंगुलियों का इशारा तुम्हारी मंद मुस्कान को उजागर करता है, और तुम हमारी मूर्खता पर हंस रहे हो और बताना चाहते हो कि मैंने चक्कर लगाकर और ठोकर मारकर पैरों का जूता भले नहीं फाड़ लिया, परंतु पैर बचा लिए जिससे तुम नहीं बचा सके। तुम्हारा तला घिसा हुआ है और तुम्हारे पूरे पैर घिस चुके हैं, और मेरा तला जूते का अच्छा है। ये तुम्हारा व्यंग समझता हूँ मैं। प्रेमचंद जी के फटे जूते रचना में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद की सहजता, सरलता और सादगी में विद्यमान महान रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है, और जो बनावटीपन से दूर रहते थे प्रेमचंद जी, और उनके बारे में हमें बताया है। और अब प्रश्नोत्तर करेंगे। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभर कर आती है। दुबले पतले से जो थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी सादी वेशभूषा है, धोती कुर्ता पहना है उन्होंने, है ना। और वो निर्धन और असहाय होते हुए भी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। वे बनावटी जीवन से दूर रहते हैं और संघर्षशील स्वभाव है उनका। वो हमेशा दमन, शोषण, पाखंड, भेदभाव, सामाजिक बुराइयों, इन सब के ऊपर हमेशा से लिखते आ रहे हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। यथार्थवादी व्यक्तित्व है उनका, वो यथार्थ में जो चल रहा है उस पर साहित्य की रचना करते हैं और एक महान साहित्यकार हैं, ये उन्होंने बताया है। प्रश्न 2, सही कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिए हैं, उसमें से सही कौन सा है ये हमें बताना है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में से खुशबू आ जाए, ये है इस प्रश्न में सही कथन। फिर प्रश्न 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। इस व्यंग को स्पष्ट कीजिए, क्या है व्यंग इसके अंदर। तो टोपी इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है और जूता ताकत का। तो लेखक ने इस पर यह व्यंग किया है कि बलवान के सामने इज्जतदार सदैव हमेशा ही नतमस्तक रहता है। आज के समय में बल का इतना महत्व बढ़ गया है, उसके सामने एक नहीं 2500 इज्जतदार सिर झुकाते हैं, है ना। पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न, इसमें ये व्यंग बताया है कि अपनी कमियों को छुपाना, पर्दा मतलब, है ना। जो प्रेमचंद जी है वो अपने दिखावे के जीवन से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें कुछ भी पर्दा नहीं है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ सामने है। किंतु आज के रचनाकार जो अपने दोषों को छुपाकर अच्छाई प्रदर्शित करते हैं, वो पर्दा डाल रखा है उन्होंने असली बातों पर। जो सच्चाई है उसे छुपाकर और जो झूठी, जो सबको पसंद आए वो बातें लिखते हैं। यही आज के रचनाकारों पर तीखा प्रहार है हरिशंकर जी परसाई का।
कि वो अपनी कमियों पर पर्दा डालने में विश्वास रखते हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। इसमें यह संकेत किया है कि जो घृणा के योग्य है उसके सामान्य व्यवहार न करके उसके साथ लातों की खबर लेनी चाहिए, उससे मारना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि तुम गलत हो। शिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए उसके साथ। और प्रेमचंद जी के फटे जूते से निकलने वाली उंगली का इशारा इसी तरफ है कि जूते के यार होते हैं कुछ लोग जो बातों से नहीं मानते। फिर प्रश्न 4 है, पाठ के एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी हो, लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार से इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो ये वजह हो सकती है कि वो प्रेमचंद जी को अच्छे से जानते थे और प्रेमचंद जी यथार्थ में विश्वास रखते थे। वे जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर दिखना चाहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कभी भी दिखावे के कुछ ऐसे काम नहीं करते थे। जैसे उनके पास जूते नहीं थे, कपड़े जैसे थे वैसे कपड़ों में, वैसे ही जूतों में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया, इसलिए प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदल गए। प्रश्न 5, आपने यह व्यंग पढ़ाई से पढ़कर आप लेखक की कौन कौन सी बातों से आकर्षित हुए? एक तो इस व्यंग को पढ़कर लेखक की कई बातों से मुझे आकर्षित किया है ना। सशक्त अभिव्यक्ति, बहुत अच्छी मजबूत अभिव्यक्ति की है उन्होंने, सशक्त, जो हमें पढ़ के भी ऐसा लगे कि हाँ कितना अच्छा उन्होंने व्यंग किया है। लेखक की भाषा शैली अत्यंत सशक्त और संप्रेक्षण, और उनका पाठ जो है वो बहुत प्रभावित करने वाला है। और दूसरा है, लेखक ने बहुत कड़वी बात बोली है लेकिन बहुत ही सही बात बोली है। तीखी न लगकर वो हमें प्रभावित करती है कि ऐसा होना चाहिए इंसान को, अंदर से और बाहर से अलग अलग नहीं होना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहिए, कोई भी नकली व्यवहार नहीं होना चाहिए। तीसरा है गहन अनुभूति। लेखक को अनुभूति अत्यंत गहन है, इसलिए उन्होंने विषय की आर्थिक प्रस्तुति भी दे पाए हैं वो, है ना। और सूक्ष्म रूप से उन्होंने जो दृष्टि थी वो बहुत धनी थी उनकी, और उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यंग किया है। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में इंगित किया गया है? सामाजिक बुराइयों के अंबार के लिए किया गया है। इतने सारे सामाजिक बुराइयां हैं कि उसका एक पहाड़ बन जाए, टीला बन जाए, जो वर्षों के बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर चुका है। किसानों, मजदूरों, दलितों, स्त्रियों का शोषण, पशुओं पर अत्याचार, है ना, और जो ये ब्याज की प्रथा है, ये समाज में समरसता विकास की बड़ी बाधा पहुंचाई है। जिस तरह से मिट्टी में कई परतें इकट्ठी होकर के टीला बना लेती, उसी तरह हमारे समाज की भी बहुत सारी बुराइयां हैं जिसका एक टीला बन चुका है। उसे हमें उखाड़ कर फेंकना है और इसकी चेष्टा करनी है कि यह दोबारा न बने, यही इसमें बताया है। प्रेमचंद जी के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने इस व्यंग को लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर ऐसा व्यंग लिख सकते हैं। ये जैसे कोई बच्चे के पास फटी जीन्स है तो उस पर आप ऐसा व्यंग लिख सकते हो, फटे कपड़े हो, है ना। किसी के पास बस्ता फटा हो तो इस पे व्यंग लिख सकते हैं, किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं बोला है। प्रश्न 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? आज जो वेशभूषा के प्रति सभी लोग बहुत सजग हैं। अपनी पोशाक शरीर ढकने और सुविधा के लिए पहनते थे पहले, किंतु आजकल प्रतिष्ठा के लिए पहनते हैं, इसलिए सब अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, भले ही उधार लेके पहनना पड़े, है ना। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे पोशाक पहनते हैं कि देखकर हंसी आ जाती है हमें, और उनके अंदर की जो प्रवृत्ति होती है उसका भी उनकी पोशाक से पता चलता है। अब प्रश्न 9 है, पाठ में आए मुहावरों को छांटो लिखो। हम पूरा पाठ पढ़ना है आपको किताब में से, और उसके अंदर जो जो मुहावरे आए हैं उनको लिखना है। तो उसमें है, एक तो जूता आजमाना, पहाड़ फोड़ना, ना, हौसले पस्त करना, कुर्बान होना, इनके वाक्य प्रयोग करने हैं। जूता आजमाना आ जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति समझाने से नहीं माने
तो उसके ऊपर जूता आजमाना पड़ता है ना, मतलब उसको मारना पड़ता है। फिर दूसरा है पहाड़ फोड़ना। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, जैसे हर व्यक्ति पहाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर हौसले पस्त करना। जो हमारी भारतीय सेना है वो बड़े बड़े देशों के भी हौसले पस्त कर देती है, उनको भी हरा देती है। कुर्बान होना। भारत की आज़ादी के लिए हमारे यहाँ कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी है। फिर प्रश्न 10 है, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। तो प्रेमचंद जी की बहुत सारी विशेषताएं बताई है लेखक ने इस पाठ में। उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, महान कथाकार, महान कहानीकार, है ना, कहानी सम्राट भी थे वो, साहित्य पुरखे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी उनकी तारीफ़ की है। और आप लोग पाठ पढ़ लो और इस पाठ को 2-3 बार मोबाइल में भी सुन लो, तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा और प्रश्नोत्तर अपने आप याद हो जाएंगे। यह पाठ एक व्यंग है और निबंध के रूप में लिखा गया है और इसके प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें प्रेमचंद जी ने फटे जूते पहने उस पर व्यंग किया है ना, मजाक मतलब। पढ़ो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।